नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह इस इवनिंग बुलेटिन में, और मेरे साथ दिन भर की बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए सूरज ठाकुर है। आज की शुरुआत जो है खबरों की वो भाषा विवाद से करेंगे। आप सबों को पता होगा कि भाषा विवाद जो है राज्य में किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और ये मामला जो है तुल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ अभी तक राज्य सरकार ने इस पर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया है, लेकिन राज्य सरकार के एक मंत्री ने, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा के समर्थन में नहीं है। अब ऐसे में ये जानना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि राजद, जो कि महागठबंधन सरकार का हिस्सा भी है, उसके सुप्रीमो यानी कि लालू यादव ने इस पर क्या टिप्पणी की है। यानी कि लालू यादव का जो बयान अभी आया है भाषा को लेकर, वो जानना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। सूरज, लालू यादव रांची पहुंच गए हैं, उन्होंने भोजपुरी भाषा को लेकर बयान दिया है, क्या कहा उन्होंने? देखिए, निश्चित रूप से भाषा विवाद पर लालू प्रसाद यादव का बयान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है, और आप जानते हैं कि जिला स्तरीय पदों पर धनबाद और बोकारो में बहुत विरोध हो रहा है भोजपुरी मगही को शामिल किए जाने का। इसी बारे में जहां वो स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं लालू प्रसाद यादव, पत्रकारों से वो बातचीत कर रहे थे। वहीं उनसे जब सवाल पूछा गया कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका का विरोध हो रहा है, इस बारे में क्या कहना है, तो लालू प्रसाद यादव ने ये कहा कि कौन विरोध कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि स्थानीय जो लोग हैं, ख़ासतौर पर बोकारो और धनबाद में, वो लोग विरोध कर रहे हैं। जो स्थानीय छात्र हैं, जो खोरठा भाषी छात्र हैं, वो विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, वो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं भोजपुरी और मगही के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि मतलब भोजपुरी भाषा का विरोध मुझे समझ नहीं आता कि क्यों है, और उन्होंने कहा कि जो लोग भी भोजपुरी भाषा का विरोध कर रहे हैं, मैं उनके विरोध में हूं, और ये कतई सही नहीं है, भाषा को लेकर विवाद खड़ा करना सही नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी भाषियों से क्या डर लगता है क्या। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से भोजपुरी मगही को लेकर जिस तरह से विरोध हो रहा है, उसका स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले धनबाद और बोकारो के प्रखंडों से ये शुरू हुआ, इसके बाद ये वहाँ पर एक मानव श्रृंखला बनाई गई धनबाद और बोकारो के बीच, फिर राजधानी रांची तक वो पहुँचा। झारखंड भाषा बचाओ संघर्ष समिति है, इसके अलावा आदिवासी मंच है, इसके अलावा और भी कई संगठन जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। और एक धड़ा वैसा भी है जिनका ये कहना है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग जो 3-4 पीढ़ियों से झारखंड में रह रहे हैं, वो भी इस स्टेट के उतने ही नागरिक हैं जितने बाकी लोग, तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव का झारखंड आना और झारखंड में फिर उनसे ये सवाल पूछना, ये भी महत्वपूर्ण है। और उनका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो, उनकी पार्टी झारखंड में उस गठबंधन सरकार का हिस्सा है जिस गठबंधन सरकार में जगन्नाथ महतो मंत्री हैं, और जिन्होंने सबसे ज़्यादा कह लें कि मोर्चा खोला हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि जो उसी सरकार में मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्हीं के पत्र द्वारा जो उन्होंने मांग की थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, उसी के आधार पर दूसरी जो संशोधित नियमावली है उसमें जिला स्तरीय पदों पर भोजपुरी और मगही जोड़ी गई थी। और फिर उसी पार्टी के भी हैं, कहते कि वो आरजेडी से हैं या कांग्रेस से, ऐसा भी नहीं है। मिथिलेश ठाकुर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। तो इसलिए भी ये बहुत दिलचस्प है, और अब देखना होगा कि बड़े लोग इसमें जो बयान दे रहे हैं, राष्ट्रपति तक से इस बारे में मुलाकात जो है बीजेपी के कई नेता कर चुके हैं। जगन्नाथ महतो लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और अब लालू प्रसाद यादव का बयान, तो कुल मिलाकर जो सियासी लड़ाई ये धीरे धीरे बनती जा रही है, और लगता ऐसा है कि रोजगार का मुद्दा कहीं कहीं छूटता जा रहा है कि 4.25 लाख के आसपास झारखंड के विभिन्न विभागों में पद खाली हैं। जी, तो लालू प्रसाद यादव जो है रांची पहुंच गए हैं। आज काफ़ी भव्य स्वागत किया गया उनका। अब 15 फरवरी को जो है चारा घोटाले मामले में सुनवाई होनी है। ऐसे में उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर इस पर सुनवाई होती है तो हो सकता है शायद ऐसी संभावना है कि उन्हें जेल फिर से जाना पड़ सकता है। वैसे अभी फिलहाल वो कई बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। अच्छा, अगर सिर्फ जेल की बात करें तो किन परिस्थितियों में लालू यादव को जेल जाना पड़ सकता है? देखिए, जो रिपोर्ट्स हैं अभी उस दिन की सुनवाई में क्या होगा, किन
धाराओं के तहत कोर्ट फैसला करेगी कि क्या सज़ा है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक अगर उन्हें 3.5 साल की सज़ा सुनाई जाती है तो ऐसी परिस्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा, तुरंत जमानत नहीं होगी उनकी। अगर उनसे उससे कम होता है तो संभावना है, हालांकि जो उनके वकील हैं वो इस बात का तर्क जरूर देंगे कि लालू प्रसाद यादव की उम्र और उनकी बीमारियों को देखते हुए उनको छूट दिया जाए। क्योंकि आप एक बात को गौर कीजिए रानी, कि जब उनको मार्च अप्रैल के दौरान जब उनकी जमानत की बात की जा रही थी और वो यहाँ पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद थे, उन रिम्स में जो कैदी वार्ड है वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, तो उस समय उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब बिगड़ी तो उनको एम्स में भर्ती कराना पड़ा और फिर वहीं से जमानत, लंबे समय से वो दिल्ली में रह रहे हैं अपनी बेटी मिशा भारती के साथ। बीच बीच में वो पार्टी की गतिविधियों में शामिल होने के लिए आते रहते हैं। अभी भी वो पटना से ही रांची आए हैं। तो एक जो तर्क है, क्योंकि उनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किडनी की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो ऐसी परिस्थितियों में और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो जो तेज था उनके चेहरे पर और उनकी बातों पर जब वो मंच से हुंकार भरा करते थे और लोग भीड़ जुटती थी उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, वैसे प्रभाव नहीं दिखता है। क्योंकि उम्र का तकाजा है, तबीयत ख़राब है तो ये होगा। लेकिन चूंकि ये चारा घोटाला केस में सबसे बड़ा मामला है डोरंडा कोषागार का, जिसमें 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई है, तो ऐसी स्थिति में चूंकि बहुत बड़ा मामला है, उनके अलावा बाकी 99 आरोपी और हैं, तो देखना होगा कि कोर्ट कितनी नरमी दिखाता है या नहीं दिखाता है। ये 15 फरवरी को ही पता चल पाएगा। जी, तो ये सुनवाई ऑनलाइन हो सकती थी, लेकिन चूंकि आरोपियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि कोरोना काल भी खत्म हो गया है, तो अब जो है फिजिकल ही सुनवाई होगी। इसलिए लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच गए हैं। एक दिन पहले पहुंचने का मकसद भी ये है कि वो राज्य में अपनी पार्टी की स्थिति को जो है, संगठन को और मजबूती देने पर चर्चाएं जो हो रही होंगी। अब बात करते हैं रुपेश पांडे मामले की, जो कि बरही के हजारीबाग के बरही में हुआ था। आप सबों को मालूम होगा कि सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन एक 17 वर्षीय नाबालिग की विशेष समुदाय द्वारा कहा जा रहा है कि पीट कर हत्या कर दी गई। यह मामला अब जो है सदन तक उठ गया है। सांसद संजय सेठ जो है रांची के, उन्होंने सदन में भी इस मामले को उठाया था कि विशेष समुदाय के द्वारा हत्या कर दी गई है और इस पर जो है बातें होनी चाहिए, न्याय जो है मिलना चाहिए। इस मामले में 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। और अब ऐसा, इस पर ताज़ा अपडेट क्या है सुरेश जानते हैं? सुरेश, गिरिडीह में मामला बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से ये मामला जो है वो बड़ा है। कुछ दिन पहले ही हजारीबाग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, 15 लोगों को सो कॉज नोटिस दिया था भड़काऊ पोस्ट जारी करने को लेके। उसी प्रकार गिरिडीह चूँकि नज़दीकी ज़िला है, हजारीबाग के आसपास है, और आप जानते हैं कि जब ये केस सामने आया रविवार की देर रात से ही, जब इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई थी, क्योंकि उस शाम का ही मामला था, सोमवार को रामगढ़ में भी किया गया। तो जिन 5 जिलों में किया गया था वो हजारीबाग था, उसके अलावा गिरिडीह में, कोडरमा में, चतरा में और रामगढ़ में। तो गिरिडीह संवेदनशील माना जा रहा है, तो वहाँ 2 वजहें हैं जिसकी वजह से वहाँ धारा 144 लगाई गई। एक तो छेड़छाड़ का मामला कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई और 2 समुदाय जो हैं उसमें आमने सामने आ गए और इस तरह की टकराव की स्थिति ना हो, क्योंकि पहले से ही जो रुपेश पांडे वाला मामला है वो भी 2 समुदायों के बीच टकराव का ही मामला बना है और सांप्रदायिक तनाव है उस जिले में। तो आप जानते हैं कि वहाँ पर पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी दिखा रही है अभी भी, और पूरे इलाके को जो है एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की घटना हो सकती है, तनावपूर्ण है, नियंत्रण में है स्थिति। तो गिरिडीह में इसीलिए जो सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं उन्होंने आज ये बताया कि वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए कि किसी भी तरह की साजिश ना रची जाए, कोई भी जो अवांछित तत्व होते हैं समाज में वो इसका फ़ायदा ना उठाएं। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। अगले आदेश तक गिरिडीह में मतलब उस इलाके में ख़ास तौर पर जो गांडे का इलाका है, बेंगाबाद है, ख़ास तौर पर ये जो इलाका है वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका, और वहाँ पर किसी को भी धरना, जुलूस या विरोध प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और आप वैसे भी जानते हैं कि जो धारा 144 का नियम है उसके मुताबिक 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, सभा नहीं कर सकते, तो सभा की बात बहुत दूर की बात है। तो अभी तक जो अपडेट है, जैसा कि आपने अभी बताया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुल 100 लोग इसमें
आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें से 27 नामजद हैं जिनका नाम दिया गया है, बाकी 100 और अज्ञात लोग भी हैं। अब ये स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि वो लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो नामजद में से ही सारे हैं या अज्ञात आरोपियों में से भी कुछ गिरफ्तारी हुई है। वहाँ के जो एसपी हैं हजारीबाग के, उन्होंने ये कहा है कि अभी पूछताछ की जा रही है, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वो विसर्जन के दौरान तात्कालिक विवाद की वजह से ये घटना घटी या पहले से ही आपसी रंजिश थी दो पक्षों में। क्योंकि जो उनके चाचा हैं, जो मृतक रुपेश पांडे हैं, उनके चाचा ने जो प्राथमिकी दर्ज कराई है बरी थाने में, उसमें ये जिक्र किया गया है कि ये लोग जो रुपेश पांडे हैं और उनके अलावा जो उनके 2 दोस्त थे, ये लोग विसर्जन जुलूस देखने के लिए जा रहे थे और उस दौरान इनको बीच में रास्ते में ही रोक लिया जाता है और इनकी इतनी पिटाई की जाती है कि रुपेश पांडे की मौत हो जाती है और उनके जो 2 दोस्त हैं वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो अभी ये बात सामने आना है और बीजेपी ये मांग कर रही है लगातार कि इसको मॉब लिंचिंग की धाराओं के तहत इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक भीड़ ने एक युवक की पीटकर हत्या की है। और आप जानते हैं कि संसद में भी राज्यसभा सांसद और झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राज्यसभा दीपक प्रकाश, उन्होंने इस मामले को उठाया है। तो अब संजय सेठ ने भी उठाया है। तो मतलब कल की ये बात है कि रघुवर दास जो है पूर्व मुख्यमंत्री, बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री, ये लोग जाकर वहाँ मुलाकात कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से अब धीरे धीरे इसमें सियासत की भी आप देखेंगे कि एक तरह से एंट्री हो रही है, जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहा है त्वरित, क्योंकि 100 लोग आरोपी बनाए गए हैं। तो कैसे कितनी तेज़ी से इस पर गिरफ्तारी होती है, पूछताछ के बाद क्या मामला निकल कर सामने आता है। लेकिन फॉलोअप की टीम की भी ये मतलब अपील होगी जो हमारे दर्शक हैं जो उस एरिया से हैं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, ऐसा कोई कदम ना उठाएं। फेसबुक में या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट या वीडियो या फोटो शेयर करने से बचें। ये प्रशासन की तरफ से भी अपील की जा रही है कि किसी भी तरह के भ्रामक या फिर भड़काऊ पोस्ट आप सोशल मीडिया पर ना ही पोस्ट करें, क्योंकि इस पर अभी प्रशासन की नज़र बनी हुई है। अब इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाशी की जा रही है, जो जिन लोगों का नाम है या जो अज्ञात लोग हैं उनकी भी तलाशी जारी है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली घटना के दौरान जो झारखंड के एक जवान शहीद हुए हैं, उनकी बात करते हैं। बीती रात उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया। वैसे तो बेसिकली वो सिमडेगा के रहने वाले थे, लेकिन रांची में उनका परिवार ढिबडी के इलाके में रहता है। उनका पार्थिव शरीर लाया गया, आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मामले में, इस बारे में थोड़ा अपडेट दे सूरज। मुख्य सीएम गए, राज्यपाल गए। देखिए, देर रात उनका जो पार्थिव शरीर है, शांति भूषण तिर्की उनका नाम था जवान का, वो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे। तो उनका पार्थिव शरीर देर रात लाया गया। आज धुरवा सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है वहाँ पर उनको मतलब एक तरह से कहें कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे और दोनों ने उनको श्रद्धांजलि दी। यहाँ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो भी जवान हैं, जो भी सुरक्षा के डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो झारखंड पुलिस में हो या झारखंड से अर्धसैनिक बल में हो, सेना में हो, उनका ख्याल सरकार रखेगी, उनके परिवार का ख्याल रखेगी। एक तस्वीर भी वायरल है जिसमें वो उनकी जो बेटी हैं, शहीद की बेटी, उनको दुलारते दिख रहे हैं, उनके परिवार से बातचीत कर रहे हैं। तो ये एक तरह से एक सकारात्मक, मतलब जब जनप्रतिनिधियों की तरफ से अगर मुख्यमंत्री खासतौर पर ये उठाते हैं, क्योंकि आमतौर पर शहीदों की ये शिकायत होती है या और जेन्युइन शिकायत भी होती है कि वादे किए जाते हैं पर जनप्रतिनिधि जनरली भुला दिया जाता है जवानों को, उनके परिवार को। राज्यपाल ने भी यही कहा कि वीरता को उनके हम नमन करते हैं कि जिस तरह से लड़े वो। जो बात है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला में बांसबेड़ा थाना क्षेत्र है, वहीं के घने जंगलों में कल मुठभेड़ हुई थी नक्सलियों और सीआरपीएफ के बीच, और वहाँ पर मुठभेड़ में इनको गोली लगी और शहीद हो गए। एक जवान उनमें घायल हुए थे। जहाँ तक शांति भूषण तिर्की जो शहीद हैं उनकी बात की जाए तो वो 2003 में ही सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे बतौर कांस्टेबल। इसके अलावा उनका प्रमोशन हुआ धीरे धीरे, 2018 में वो असिस्टेंट कमांडेंट बनाए गए। तो निश्चित रूप से उनकी काबिलियत और उनकी वीरता को आप
आंक सकते हैं कि उनको प्रमोशन मिला जिस तरह से। और फिलहाल वो छत्तीसगढ़ में कार्यरत थे। आपने जैसे बताया वो सिमडेगा के रहने वाले थे और वर्तमान में उनका जो परिवार है वो रांची के डीपडी में मकान बनाकर रहता है। तो नक्सली वारदातों को देखें तो पिछले कुछ समय से अभी लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र में लगातार जो है नक्सलियों के खिलाफ एक तलाशी अभियान सीआरपीएफ चला रही है। स्थानीय पुलिस भी उनके साथ है और जो रविंद्र गंझू का दस्ता है, भाकपा माओवादी का जोनल कमांडर है रविंद्र गंझू, उसका जो दस्ता है, सूचना ये है सुरक्षा बलों को कि वो उन पेशरार थाना क्षेत्र के आसपास के जंगल, खासतौर पर जो बुलबुल जंगल कहा जा रहा है उस एरिया में छिपा हुआ है। तो अब तक आप जानेंगे कि शुक्रवार और शनिवार को 2 अलग अलग घटनाओं में आईडी ब्लास्ट में 3 जवान जो हैं सीआरपीएफ के घायल हुए हैं। इसके अलावा गुमला और लातेहार में भी लगातार छापेमारी जो है नक्सलियों के खिलाफ जारी है, क्योंकि एक तो प्रशांत बोस की जो गिरफ्तारी है और उनकी पत्नी उसको लेकर नक्सलियों ने, आप जानते हैं कि 21 से 26 जनवरी 27 जनवरी के बीच उन्होंने कई वारदातों को अंजाम दिया अलग अलग जिलों में। तो ये एक बड़ी घटना थी। वहाँ पर गुरुचरण नायक जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं उन पर हमला होता है। इसके अलावा गुमला में एक बड़ी कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके वाहनों को आग लगा दी जाती है। तो एक तरह से प्रतिरोध शोध के तौर पर देख सकते हैं कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है। हालिया दिनों में बड़े पैमाने पर जो बड़े नक्सली कमांडर हैं उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया है और आत्मसमर्पण के दौरान उन सब ने जो खुलासा किया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। कुछ दिन पहले ही एक बड़े नक्सली ने आत्मसमर्पण किया और उन्होंने ये बताया कि जो नक्सली हैं वो जो विचारधारा थी, जब महाराज प्रमाणिक की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब वो उन्होंने कहा कि जो उद्देश्य था, जो विचारधारा थी, वो उससे भटकते जा रहे हैं। जो मुख्य उद्देश्य रह गया है वो लेवी वसूलना रह गया है और करोड़ों रुपए में सालाना लेवी वसूली जाती है। और जो बड़े कमांडर हैं, बड़े एक तरह से कह लें जो नक्सली संगठन के जो बड़े लोग हैं वो लोग ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। तो ये तो कई सालों से ये बात सामने आ रही है, अलग अलग गुट हैं, आपसी विवाद भी हैं। तो 1967 में जब नक्सलवाद की शुरुआत होती है रानी चारू माजुमदार और कानू सान्याल के द्वारा नक्सलबाड़ी गांव पश्चिम बंगाल के, तो उस समय तरीका चाहे जो भी रहा हो, तो उस समय जमींदारी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी हुई थी, क्योंकि जो एक भूमिहीन जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, भूमिहीन किसानों का एक बड़ा वर्ग था जो अपनी ही ज़मीन पर मुश्किल से खेती कर पा रहा था या अपनी ही ज़मीन पर वो मजदूर बन गया था। तो उस समय उसके प्रतिरोध के रूप में, ज़मींदारों के प्रतिरोध के रूप में ये शुरू हुआ था सशस्त्र, एक तरह से कहने की उन्होंने इसको क्रांति का नाम दिया था। हालांकि एक लोकतंत्र में सशस्त्र क्रांति जो है उसकी जगह नहीं है। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी है, संविधान देता है कि आप बोल सकते हैं, सभाएं, धरना प्रदर्शन, लेकिन जो भी रहा हो, लेकिन अब जो है वो उद्देश्य जो है कम से कम उनकी जो एक विचारधारा है वो भटक रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है उनका यही कहना है। तो फिलहाल जो लोहरदगा का पेशरार थाना क्षेत्र है वहाँ पर सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है कि नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए लातेहार, गुमला में भी कार्रवाई की जा रही है। तो देखना होगा, इस बारे में कोई भी अपडेट हमारे सामने आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जी, वैसे तो झारखंड के जो शहीद जवान हैं शांति भूषण तिर्की, उनको पूरी फॉलोअप टीम की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अब बात मौसम की कर लेते हैं। अभी मौसम जो है बिल्कुल साफ है, आज भी साफ दिन भर रहा और कल भी रहेगा। 14 फरवरी को भी, 15 फरवरी की शाम से बादल छाएंगे। 16 फरवरी को ऐसी संभावना है कि बारिश राज्य के कई जिलों में होगी, साथ ही साथ वज्रपात की भी आशंका है। कोरोना भी अभी ठीक है, कंट्रोल में है राज्य में। आपको बताया था मैंने कल भी कि सदर थाना जो है वो माफ़ कीजिएगा, सदर हॉस्पिटल जो है रांची का, वो कोरोना मुक्त हो गया है। रिम्स में भी काफ़ी कम मरीज रह गए हैं, इकाई अंक में जो है मरीज अब वहाँ पे हैं। तो ऐसे में हम सबों को बहुत सावधानी बरतनी है ताकि कोरोना विस्फोट फिर से ना हो सके। फॉलोअप के साथ जुड़े रहें तमाम बड़ी खबरों के लिए। धन्यवाद।